एक नया एक डिफेंस अलायंस बन रहा है एशिया का, जिसे ये क्वाड का नाम दे रहे हैं। ये सारा एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक बना रहा है अमेरिका। इसमें 4 ममालिक को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, इंडिया और अमेरिकन। और इसके लिए इन्होंने ऑफर की है अमेरिकन को कि कश्मीर को हमने एनेक्स कर लिया है, हम तो जज्ब कर चुके हैं अपने अंदर, और अमेरिकन आके कश्मीर में, अब लद्दाख में और कश्मीर के अंदर आके अमेरिकन बेसिस बड़े बड़े बना दिए जाए, तो फिर अमेरिकन इंडिया को इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंगी कार्रवाई करके पाकिस्तान को तबाह कर दें, और अमेरिकन उसमें इनकी मदद करेंगे। ये हमेशा यूएई और सऊदीज जो हैं बेसिकली इसराइल और अमेरिका और इंडिया के दलाल के तौर पर काम करते हैं। अमेरिकी खारजा पॉलिसी के बुनियादी सुतून क्या है, और जो 6 बुनियादी निकात उस वक्त हमने बताए थे, उसमें सबसे पहला यह था कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इजराइल, और वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक पाकिस्तान के एटमी हथियार तबाह ना कर दिए जाएं। सो डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स, पाकिस्तान को तबाह करना और उसके एटमी असासों को तबाह करना, यह हमेशा से अमेरिका का एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रहा है। उसके अलावा जो 5 दूसरे ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमने बयान किए थे, उसमें एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना था, चाइना को रोकना, कि चाइना जो फैलाव कर रहा है अपना दुनिया में उसको रोका जाए। कंटेनमेंट ऑफ रशिया था, रूस को रोका जाए कि वो इस खित्ते में या पूरी दुनिया में अमेरिका के मुकाबले पर दोबारा एक ताकत के तौर पर ना उभर सके। डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, यानी इस्लाम के सियासी तसव्वुर को तबाह करना, और इसके लिए इनको अफगानिस्तान आकर तालिबान की हुकूमत को तबाह करना था कि वो पहली मर्तबा दुनिया में इस्लाम का एक सियासी तसव्वुर पैदा होना शुरू हो गया था। बाकी सब तो सेकुलर रियासतें थी, यहां पर इमारत इस्लामी बन गई थी, और उनको खौफ था कि कहीं ये इमारत इस्लामी आगे जाके खिलाफत इस्लामी में तब्दील ना हो जाए। इसके अलावा जो एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इनका था, वो कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग रूट्स एंड वाटरवेज था। यानी जो जिस तरह आपने देखा कभी स्वेज कैनाल ब्लॉक हो गई तो पूरी दुनिया की तिजारत रुक गई। दुनिया के जो मुल्क इन आबी रास्तों को और जमीनी तजारती रास्तों को कंट्रोल करेंगे, वो आने वाली दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो ये अमेरिका के ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में से एक शामिल था। तो इसी तरह जैसे अर्ज किया कि आज दुनिया में जो हालात और वाकयात आपको नजर आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम उन तमाम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे हैं जो हम 13 साल पहले आपको अपने पहले टेलीविजन प्रोग्राम में बता चुके थे। अमेरिका अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए आया था, और इस बात को अब एक्नॉलेज कर रहे हैं अमेरिकन एनालिस्ट भी, अमेरिकन थिंक टैंक्स भी, कि अफगानिस्तान में हमारे आने के सिर्फ ये मकासद थे कि हम यहां बैठकर पाकिस्तान पर नजर रख सकते थे, और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान में अपनी फ़ौजें दाखिल कर सकते थे ताकि पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हम कब्जा कर सकें। हम यहाँ इसलिए थे कि यहाँ से बैठकर हम चाइना के अंदर बगावतें बर्पा करवा सकते थे, उइगुर मुसलमानों को इस्तेमाल करें, सिंकियांग के अंदर दहशतगर्दी करें और चाइना पर नज़र रखें। हम चाइना के करीब आ गए, इतना करीब, इसके अलावा चाइना से कहीं भी अमेरिकन नहीं थे। और तीसरा यह था कि चाइना जो अपने आगे सीपैक की किस्म के प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में लॉन्च कर रहा है, ओबॉर 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में, उनको काटने और रोकने के लिए हम हार्ट ऑफ एशिया में आके बैठ जाएं। हार्ट ऑफ एशिया, अल्लामा इकबाल ने आसिया एक पैकर आबो गिल्लस्त मिलत अफ़गान दरू पैकर दिलस्त, ये जो पूरी दुनिया में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, असल में अल्लामा इकबाल के शेर से इन्होंने ये नाम अफगानिस्तान का लिया है कि अफगानिस्तान एशिया का कल्ब है। जो इसको फसाद यहां बर्पा होगा तो पूरे एशिया में फसाद बर्पा होगा। तो इसलिए अमेरिकन आए थे यहां फसाद बर्पा करने के लिए कि वो यहां से पूरे एशिया में फसाद बर्पा कर सकते थे। इस जंग को 20 साल हो चुके हैं और अमेरिकन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया कर चुके हैं। जो उनका ख्याल था कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, अफगान तालिबान, फार्मर्स, शेपर्ड, गरीब मिस्कीन आजिज से लोग हैं, दुकानदार हैं, इनको हम तबाह बर्बाद कर देंगे और अफगानिस्तान पर हमारा टोटल कंट्रोल हो जाएगा। जिससे पहले ये ख्वाब सोवियत यूनियन का भी था, उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर का भी था। तो हम यहाँ अफगानिस्तान को मुकम्मल अपना बेस बना लेंगे और यहाँ से फिर हम पूरे खित्ते में, खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर सकेंगे, बाकायदा इनको डिसरप्ट करेंगे, तबाह करेंगे, सीपैक ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान के एटमी हथियार तबाह करेंगे, वगैरह वगैरह। ये कर नहीं सके तालिबान। अल्लाह के फजल से ये शेर और दलेर मुजाहिद, इन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान का दिफा किया है। एक जिस तरह सोवियत यूनियन को इन्होंने जब तबाह किया तो सोवियत यूनियन, वरना अगर अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन हड़प कर जाता तो आगे कहाँ आता, जाहिर है कि उसने आगे पाकिस्तान में दाखिल होना था। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने उस वक्त गलती कर दी कि अफगान जंग में हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक महाज बनाया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे बड़ी जहालत और कोई नहीं हो सकती। आप आज अगर पूरी दुनिया खुली हुई है, पूरे सेंट्रल एशिया में आप तजारत की बात कर रहे हैं, सीपैक की बात कर रहे हैं, खुद आप कह रहे हैं कि सीपैक हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सब कैसे मुमकिन होता अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में बैठा होता तो?
अपनी सबसे बड़ी कामयाबी को ही जलील करते हैं ये कहकर के हमने अफगानिस्तान की जंग में शिरकत करके उस वक्त अफगान मुजाहिदीन की मदद करके अपने मुल्क को तबाह करवा लिया। वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी। हमने अपने मुल्क को बाद में तबाह इसलिए करवाया कि बाद में हमारी जनरल ज़िया को शहीद करके वो जमहूरियतें ले आए कि जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अपनी गलतियों को उस काम की वजह से उस कामयाबी को जलील न करें जो अल्लाह ने आपके हाथों इतनी बड़ी उम्मत के नसीब में लिखी हुई थी। तो बहरहाल अमेरिकन 20 साल कोशिश करते रहे और अब अमेरिकन थक गए हैं, उनमें एक वॉर फटीग आ गई है। इससे बड़ी जंग उन्होंने अपनी तारीख में कभी नहीं लड़ी। 20 साल चली है जो जंग और अभी तक कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो अमेरिकन ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात इस बात पर शुरू किए पहले तो कि जी हम आपके साथ ठीक है, आप भी रहिए, हम भी रहते हैं, आप अपने इलाकों पर रहिए, हमें सिर्फ अफगानिस्तान में बेसिस रखने थे, मुख्तलिफ जगहों पर हम मिलिट्री बेसिस रख लेते हैं, मुल्क आपके पास है, ना हम आपको छेड़े ना आप हमें छेड़ें। अफगान तालिबान ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अमेरिकन बेसिस तो नहीं होंगे यहाँ पे, आप हमें टाइम टेबल दें कि आप कब निकलेंगे यहाँ से। अब अमेरिकन के पास कोई चॉइस नहीं है, या तो ये कि जंग करते रहे, 20 साल कर चुके हैं, मजीद 20 साल करें, इतना वक्त अमेरिकन के पास अब नहीं है। दूसरा ऑल्टरनेट क्या है अमेरिकन के पास कि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तब्दील नहीं हुए। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, चीन को रोकना चाहते हैं, सीपैक और ओबोर जैसे प्रोजेक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं, ग्लोबल वाटरवेज और ट्रेडिंग रूट्स काटना चाहते हैं, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कंटेनमेंट ऑफ रशिया। अब क्या करें? तो उसके लिए इंडियंस ने अमेरिकन को एक नई ऑफर की, जो उस वक्त भी ऑफर की थी 9/11 के बाद कि जी आप इंडिया में बेसिस बना लीजिए और मिलकर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं। अब उस आइडियोलॉजी को उन्होंने रिवाइव किया है। उन्होंने अमेरिका से कहा एक डिफेंस अलायंस बन रहा है एशिया का, जिसे ये क्वाड का नाम दे रहे हैं, कि वाघा बॉर्डर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के वेलिंगटन तक ये तमाम एरिया जो है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ पैसिफिक, ये सारा एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक बना रहा है अमेरिका। इसमें 4 ममालिक को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, इंडिया और अमेरिकन, इन सब को शामिल करके कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज तैयार किया जाए। हिंदुत्व मोदी के लिए, हिंदू आरएसएस ज़ायनिस्ट के लिए ये तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है, एक ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहा है कि ये अमेरिका के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग मुसल्लत करवा सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने ऑफर की है अमेरिकन को कि कश्मीर को हमने एनेक्स कर लिया है, हम तो जज्ब कर चुके हैं अपने अंदर, और अमेरिकन आके कश्मीर में, अब लद्दाख में और कश्मीर के अंदर आके अमेरिकन बेसिस बड़े बड़े बना दिए जाए, और वहां से जब अमेरिकन बेसिस होंगे लद्दाख में तो इंडियंस ये फील करते हैं कि ये चाइना के लिए काउंटर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि चाइना फिर बराह रास्त लद्दाख में एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उससे अमेरिका से तसादुम होने का खतरा होगा। और दूसरी जानिब अमेरिकन को जब इतना बड़ा कंसेशन देगा इंडिया, तो फिर अमेरिकन इंडिया को इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंगी कार्रवाई करके पाकिस्तान को तबाह कर दें और अमेरिकन उसमें इनकी मदद करेंगे। अब जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, इसीलिए आप देखते हैं कि जब इमरान वजीर आजम बने और अमेरिका गए, उसके बाद फौरन बाद ही यह कार्रवाई डाल दी गई थी अमेरिकन की जानिब से कि पाकिस्तान को ये कंटेन करेंगे, रोकेंगे, प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि जी आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी, और इंडिया को गो अहेड दे दिया गया कि जाके कश्मीर को अपने अंदर जज्ब कर ले। उसी वक्त आपने देखा कि उसके फौरन बाद ही इन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, आर्टिकल 370 को वायलेट करके, तमाम बायलैटरल ट्रीटीज, तमाम इंटरनेशनल यूएन ट्रीटीज, सब कुछ खत्म हो गया, इन्होंने कश्मीर को जज्ब कर लिया। और अब 1.5-2 साल हो गए हैं कि वो कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, आबादी को तमाम मज़ाहमत को कत्ल कर रहे हैं, बुरी तरह दहशतगर्दी मचाई हुई है। कर्फ्यू आपने देखा कि तारीख का सबसे लंबा कर्फ्यू दुनिया में, तकरीबन 1 साल चला वो, इंटरनेट फैसिलिटीज, कर्फ्यू, लॉकडाउन, 1 साल 90 लाख की आबादी को उन्होंने दबा के रखा कि ताकि कश्मीरी मज़ाहमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और जाहिर है कि जब इतनी बड़ी रियासती ताकत मुसल्ला होकर निहत्ते अवाम पर टूटती है तो अवाम के सामने मज़ाहमत करने का कोई मौका होता नहीं है। तो और साथ साथ ही क्योंकि एक जानिब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इंडिया की, एक तरफ अंदर से मज़ाहमत थी, एक तरफ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनके खिलाफ एक हमारा तसादुम चल रहा था, पूरी दुनिया की ताकतें पाकिस्तान के ऊपर ला के अमेरिकन, सऊदीज, यूएई, ये हमेशा यूएई और सऊदीज जो हैं बेसिकली इसराइल और अमेरिका और इंडिया के दलाल के तौर पर काम करते हैं। इनको आगे किया जाता है, अखी करके ये पाकिस्तान के पास आते हैं, कुछ कर्जा देते हैं, उसके बाद कहते हैं आप उनकी गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद ये आपसे शर्तें मनवाना शुरू करते हैं कि जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऐसे कर दें, आप सीज फायर कर दें, आप इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, आप इंडिया की वो फ्लाइट्स बंद ना करें, आप इंडिया से तिजारत खोलें। ये सारे अहकामात, जाहिर है कि जब मोहम्मद बिन सलमान फ़ोन करता है हमारे वज़ीर आज़म को तो वो 1 बिलियन ट्री और दरख्त लगाने और सुनामी की बात नहीं करता, वहाँ जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, वहाँ ये बात होती है। और जब आप मुश्किल होने उनके लिए करते हैं, आप कहते हैं मेरे लिए मुश्किल है, हम ये नहीं करेंगे, आपने देखा उसी वक्त आ जाते हैं कि हमारा कर्जा वापस कर दें आप।
और आपके लिए क्राइसिस खड़ा हो जाता है। अभी आपने चीन से लेकर पैसे इनको वापस किए थे, ये प्रेशर टैक्टिक्स पर वो डालना शुरू कर देते हैं। सो इस वक्त स्टेटस ये है कि बैटल लाइंस दोबारा से ड्रॉ हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। इंडिया टोटली अमेरिकन कैंप में, और यह फैसला हो चुका है कि चाइना को कंटेन करने के लिए लद्दाख में और मकबूजा कश्मीर के इलाकों में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस बनाए जाएंगे। लिहाजा अगर फ्रंट लाइन पे अमेरिकन बेसेस होंगे तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी बन जाएगी, प्रोटेक्शन होगी, और इंडिया फारिग हो जाएगा तसल्ली से पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंगी कार्रवाई करने के लिए। इसीलिए जो बाइडन ने अफगान तालिबान से 6 माह मजीद मांगे हैं। उसने कहा हमें 6 माह का अरसा दीजिए, हम फैसला करते हैं, हम रखते हैं, उसके बाद हम अपने बेसेस निकालेंगे, क्योंकि ये वो टाइम है कि जो इनको चाहिए कश्मीर को तैयार करने के लिए, उन लॉजिस्टिक्स और सप्लाईज एंड बेसिस कंस्ट्रक्शन चीजें देखने के लिए कि किसी तरह हम अपने आप को अफगानिस्तान से निकालकर कश्मीर में ले जाएं, जो ज्यादा सिक्योर एरिया है, जहां बकौल अमेरिकन कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी उनको उस तरह की जैसे अफगानिस्तान में मिल रही है। क्योंकि अफगान तालिबान तो उन पर रोज रॉकेट मारते हैं, रोज एम्बुश करते हैं, रोज उन पर अटैक करते हैं। कश्मीर में ऐसा कोई थ्रेट अमेरिकन को नहीं होगा कि लोकल पॉपुलेशन उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दे। सो दैट्स अ बेटर बेस एरिया फॉर देम। सो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। अमेरिकन शदीद प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि आप चाइनीज कैंप छोड़कर अमेरिकन कैंप में चले जाएं। इस वक्त पाकिस्तान के साथ इन्होंने वही कर दिया है जो 1988 में इन्होंने किया था, कि जब अफगान जिहाद चल रहा था तो इनको हमारी जरूरत थी, ये हमें हर दफा लिख के भी देते थे कि पाकिस्तान एटमी हथियार नहीं बना रहा, फिर हमें F-16 भी दिए, हमें इक्विपमेंट भी दिया। लेकिन जैसे ही अफगान जिहाद खत्म हुआ, इन्होंने हमारे खिलाफ उस वक्त प्रेसलर अमेंडमेंट और पता नहीं क्या क्या अमेंडमेंट्स लगा दी कि जिसके तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी।